हेलो स्टूडेंट्स। आज पूरी दुनिया के सामने दो बड़े चैलेंजेस हैं। एक है हमारा पॉल्यूशन और दूसरा है वॉर। अभी पास्ट में जो भी आप इजराइल, ईरान, यूएस, रशिया, यूक्रेन, फिलिस्तीन, इन सभी कंट्रीज को देख रहे हैं तो इसमें वॉर लाइक सिचुएशंस बढ़ती चली जा रही हैं और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये धीरे धीरे करके कोई एक बड़ा वर्ल्ड वॉर का रूप ना ले ले। वहीं पे साथ साथ एक दूसरी पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती चली जा रही है। पॉल्यूशन लेवल इस कदर बढ़ चुका है कि कंट्रीज अपने अपने लेवल पे पूरे एफर्ट्स लगाने के बाद भी टारगेट्स को अचीव नहीं कर पा रही है। क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ह्योगो, सेंडई, इस तरह के इतने सारे फ्रेमवर्क साइन किए गए हैं, लेकिन उनका जो आउटपुट है वो बहुत ही कम है। अपने लेवल पे बड़ी बड़ी कंट्रीज बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, बड़ी बड़ी मैकेनिज्म्स, रूल्स रेगुलेशंस को फ्रेम कर रही हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। ऐसी एक रिपोर्ट में पता चला है रिसेंटली कि लास्ट ईयर जितना भी पॉल्यूशन एमिट हुआ था वो पॉल्यूशन हमारे कार्बन सिंक द्वारा एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ है। यानी उसने सिर्फ पॉल्यूशन एमिट हुआ है, पॉल्यूशन एमिट होने के बाद एब्जॉर्प्शन नाम से जो कार्बन सिंक्स होते हैं ओशियंस के अंदर में, हमारे फॉरेस्ट के अंदर में, सैलाइन पोन्ड्स के अंदर में जो भी कार्बन एब्जॉर्ब किया जाता है, सिक्वेस्ट्रेशन किया जाता है, वो लास्ट ईयर हमें कुछ भी उसमें इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। यानी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब नहीं किया गया है लास्ट ईयर। इसी रिपोर्ट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कार्बन सिंक ब्रेकडाउन, मिनिमल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन बाय ट्रीज एंड लैंड्स लास्ट ईयर जितना कम से कम ये पॉसिबल है उतना ही यानी एब्जॉर्प्शन हुआ है। ज्यादातर अमाउंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो अदर गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही बनी रही और उसका एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाया है। इस लेक्चर को आगे बढ़ाते वक्त एक आपको न्यूज़ एक आपको देना चाहते हैं, एक आपको इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे चहल एकेडमी की तरफ से दशहरा के इस शुभ अवसर पर 50% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर में जो हमारी ऑनलाइन कोर्सेज की फीस है 99,999 से 49,999 कर दी गई है। वहीं पे हमारे जो ऑनलाइन रिकॉर्डेड जो हमारे लेक्चर्स हैं वो 24,999 से 19,999 कर दी गई है। और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लिंक को क्लिक करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं रिसेंटली ये क्या न्यूज में था। कार्बन सिंक ब्रोकन, लास्ट ईयर ट्रीज एंड लैंड बेयरली एब्जॉर्ब्ड एनी कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही डराने वाली एक न्यूज है कि इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी लोगों ने, अपने कंट्रीज ने अपने पूरे डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी यानी यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया है। एनवायरनमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो वो यानी एक तरीके से इकोनॉमी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब भी हम एनवायरनमेंट को क्लीन करने की कोशिश करेंगे हमारा इकोनॉमी कम हो जाएगा, और जब हम इकोनॉमी को इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड होता चला जाएगा। ये ऐसा बोलता है हमारा रूल। बट डेफिनेटली हमें इसके बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। लेकिन आज की एक ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि कंट्रीज अपने इकोनॉमी को बढ़ाने के चक्कर में एनवायरनमेंट को ऑलमोस्ट भूल ही गई हैं, जिसका इंपैक्ट फ्यूचर में आने वाली पॉपुलेशन, आने वाली जनरेशन के ऊपर डायरेक्ट पड़ने वाला है। हमारी जो ओवरऑल लाइफ है वो 3 साल तक, मेनली जो सिटीज, जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज है उसमें 3 साल तक एवरेज लाइफ कम हो चुकी है। लंग्स में कुछ ऐसे डेवलप जो ऑर्गन्स होते थे जो हमें पॉल्यूशन से बचाते थे वो डेवलप होना बंद हो गए हैं। मेंटल स्ट्रेस प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लंग रिलेटेड, कार्डियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है हमारी वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन जो भी कंट्रीज अपने एफर्ट्स डाल रही हैं वो शायद सफिशिएंट नहीं है, हमें उसमें और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बात करते हैं कि क्या न्यूज में था। लो लेटेंसी कार्बन बजट एनालिसिस अभी रिसेंटली ये किया गया, जिसमें पता चला कि दैट इंडिकेट दैट अटेंशियल प्रोसेसेस रेगुलेटिंग द अर्थ टेम्परेचर आर डिटीरिएटिंग। तो जो भी एक तरीके से जो इफेक्ट, जो प्रोसेसेस हमने रेगुलेट करने के लिए, पॉल्यूशन को रेगुलेट करने के लिए लाए थे, वो टेम्परेचर को कम करने में सक्षम नहीं है। इट रिपोर्टेड दैट लास्ट ईयर
trees and land absorb almost less, means minimum carbon dioxide or no carbon dioxide, raising concern about the worsening effect of the climate change. Definitely climate change का इतना जो गहरा असर है वो हमें लास्ट ईयर देखने को मिल रहा है। यानी इस ऐसी रिपोर्ट आ रही है जो बहुत ही डराने वाली है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी शायद कंट्रीज जो अपने एनवायरमेंट से रिलेटेड टारगेट्स है उसको अचीव नहीं कर पाएंगी। एक टाइम है था जब जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो एरिया है एक तरीके से ग्रीन हुआ करता था, लेकिन ऐसे एरिया में भी आज लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, ग्रीन कवर हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और भी बहुत सारी चीजें हमारे जो ग्रीन जो इफेक्ट था, इस तरीके से जो कार्बन सिंक है, जनरली इनको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इनको बोलते हैं कार्बन सिंक। ऐसे जो भी चीजें हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करती हैं उसको हम बोलते हैं कार्बन सिंक। जैसे हो गया हमारा ओशियंस, ओशियन में जो सैलाइन वाटर होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और जो गैसेस होती हैं। वहीं पे अगर हम बात करें फॉरेस्ट एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है। वहीं हम बात करें कि जो डीप जो सैलाइन बॉडीज होती हैं, जहाँ या फिर पोन्स आप बोल सकते हैं, सैलाइन पोन्स जो होते हैं ये बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। या हम बात करें तो जो टेरेन सब टेरेनियन सब टेरेनियन एब्जॉर्प्शंस जो होती थी, सब टेरेनियन ऑब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जो सरफेस के यानी अर्थ के नीचे जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दूसरी गैसेस की एब्जॉर्प्शन होती थी उसमें भी बहुत ज्यादा गिरावट आई है, अब इतना एब्जॉर्प्शन नहीं देखा जा रहा है। डेकन जो जो डीप सलाइन है पॉन्ड्स हैं वो पॉन्ड्स ही धीरे धीरे खत्म हो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑब्जॉर्प्शन कौन करेगा। फॉरेस्ट धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ओशियन जो है वो इस लेवल तक अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है कि वो अब ओशियन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना धीरे धीरे कम कर रहा है बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन पॉइंट। बात करें रिपोर्ट के बारे में तो रिपोर्ट ये बताती है कि हमारा लगभग जो आपका टेम्परेचर है जो पार्ट पर मिलियन पॉल्यूशन की लेवल से अगर हम बात करें तो 3.37 प्लस माइनस 0.11 पीपीएम तक हमारा जो पॉल्यूशन है वो बढ़ गया है। स्पेशली मोना लोआ, अगर हम इसकी बात करें, हवाईन में ये आइलैंड है जो कि अंडर यूएस से आता है। तो यूएसए में जो हवाईन आइलैंड है उसमें मोना लोआ का जो माउंटेन है वहां पे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज हैं इस कदर बढ़ चुकी हैं कि जहां वहां का जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा लेवल तक पहुंच चुका है, और इसमें इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है एवरी ईयर के हिसाब से, एक साल के हिसाब से 3.37 प्लस माइनस 0.11। यानी अगर पिछले साल के कंपेरेटिवली देखें तो 86% ज्यादा इसमें एमिशन हमें देखने को मिल रहा है इस बार। वहीं पे ग्लोबल अगर हम पीपीएम इंक्रीज या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज की अगर हम बात करें तो ग्लोबली हमें 0.6 प्लस माइनस 0.5% देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। लेकिन मोना लोआ जो कि हवाईन आइलैंड है वहां पे हमें इतना चेंज देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से एक इंडिकेशन लगाया जा रहा है कि जो कुछ कंट्रीज है स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो उतना पॉल्यूशन एब्जॉर्ब नहीं कर पाई जो लास्ट ईयर उन्होंने किया था। इट साइटेड सीवियर वाइल्ड लाइफ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप लोगों ने सुना होगा बहुत ज्यादा वाइल्ड फायर्स के केसेस आए हैं जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो वोल्केनिक एक्टिविटीज, बढ़ती वोल्केनिक एक्टिविटीज प्लस में हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो फॉरेस्ट फायर है उसकी वजह से काफी ज्यादा पॉल्यूशन हमारे लास्ट ईयर हुआ है, और उतना जितना जनरली हुआ करता था उससे काफी ज्यादा होने की वजह से टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया हमारे कार्बन सिंक्स के अंदर। बात करें इसका क्या रीजन होता है, डिटीरिएशन ऑफ द असेंशियल प्रोसेसेस, डिक्लाइन इन द कार्बन एब्जॉर्प्शन। डेफिनेटली अगर ये नहीं हो पाया, हम अगर हम ठीक से नहीं कर पाए यानी कार्बन को ठीक से एब्जॉर्ब नहीं कर पाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रीज एंड वेजिटेशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रीज एंड वेजिटेशन जो है हमारे वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन जो होता है वो एक तरीके से उसको कम हो जाएगा। जू प्लैंक्टन्स भी, यानी जो पानी में प्रेजेंट जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको जू प्लैंक्टन्स बोला जाता है। जू प्लैंक्टन्स भी देखा जा रहा है कि उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है। जू प्लैंक्टन्स की रिमूविंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जनरली क्या होता है, हमारा एक बैलेंस नेचर होता है
जब भी समुद्र के अंदर में, अगर ओशियन के अंदर में अगर हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कमी होगी तो वो बाहर से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर समुद्र के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई तो बाहर की ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो ओशियंस है वो धीरे धीरे सेचुरेशन लेवल तक पहुंचते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम रेज होती जा रही है। क्लाइमेट चेंज की अगर ऊपर बात करेंगे तो टेम्परेचर इसमें धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, सिक्वेस्ट्रेशन उस लेवल की नहीं हो पा रही है जिस लेवल से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। Altered the weather pattern, change in precipitation and extreme weather events can harm vegetation and soil health. डेफिनेटली क्रॉप्स के ऊपर इसका ज्यादा डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। जिस टाइम पे हमारा ड्राई होता है उस टाइम पे आजकल वेट रीजन है, जहां पे वेट होता था वहां पे ड्राई रीजन है। क्लाइमेट की वजह से चेंज होने के, रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहे हैं और उसकी वजह से हमारे जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके अंदर पेस्ट की प्रॉब्लम, उसके अंदर में जो डिजीज है वो बढ़ती चली जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रेज हो रही है। वाइल्ड फायर्स की अगर हम बात करें तो वाइल्ड फायर जो है ये बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसकी वजह से कार्बन सिंक जो है हमारे छोटे हो गए हैं, यानी कार्बन को एब्जॉर्ब करने वाले जो एजेंट्स हैं वो कम हो गए हैं। एसिडिफिकेशन की अगर हम बात करें, एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है वो जैसे जैसे हमारे समुद्र के पानी में बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एसिडिफिकेशन बढ़ता चला जाएगा, बिकॉज ऑफ द H+ आयन लिबरेशन, क्योंकि इसके अंदर में जैसे जैसे CO2 होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक तरीके से सनलाइट की हेल्प में C और O सेपरेट हो जाता है, और वो जो होता है वो जो हमारे कार्बोनिक एसिड्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट करके H+आयन एक तरीके से निकाल देता है। H+आयन निकलने का मतलब ही है एसिडिफिकेशन। इट लीड्स टू द एसिडिफिकेशन अफेक्टिंग मैराइन लाइफ एंड देयर कार्बन एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी। वहीं पे हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है समुद्र की, वो भी हमारी धीरे धीरे ओशन की जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है वो भी कम होती जा रही है। इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, हमारी डायवर्सिटी जो है, बायोडायवर्सिटी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, यानी नंबर ऑफ स्पीशीज जो हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। बात करें इसका और क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ऑफ डिटीरिएटिंग रेगुलेटिंग प्रोसेसेस, इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर, हीट वेव्स आजकल हमें दिखाई दे रही है जो कि बहुत ज्यादा एक तरीके से मोर फ्रिक्वेंट एंड सीवियर है आजकल अगर देखा जाए, तो उससे आपका जो हेल्थ क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। आइस कैप्स जो है वो बहुत ही फास्ट रेट से मेल्ट होते जा रहे हैं, और एक डेटा के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 2050 तक लगभग 45% हमारे ग्लेशियर जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक बहुत ही डराने वाली फिगर हमारे सामने आ रही है, डेटा सामने आ रहा है कि अगर हुआ तो हमारे जो सी लेवल वाटर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, और कुछ कंट्रीज जैसे हो गया हमारा इंडोनेशिया कंट्री हो गया, या फिर अगर हम बात करें मॉरिशियस की, या फिर अगर हम बात करें मालदीव्स की, सेचिलीज की, अगर हम बात करें फिजी की, ये किरिबाती की, ये सारी कंट्रीज डूबने के मीन्स आधार पर आ जाएगी, डूब भी सकती हैं। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, इंटेंसिफाइड स्टॉर्म्स, जो बड़े लेवल के हरिकेन्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, फ्लडिंग, ये हमारे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ड्रॉट जैसी कंडीशन जो है बढ़ती चली जाएगी। एग्रीकल्चर का आउटपुट जो है वो हमारा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। बात करें बायोडाइवर्सिटी लॉस की, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है हमारे वो डेफिनेटली बढ़ेंगे। ओशन की जो हेल्थ है, कोरल ब्लीचिंग आजकल हम देख पा रहे हैं, जो कोरल्स होते हैं, कोरल एक ऐसा एनिमल होता है जो अपने सर्वाइवल के लिए एक प्लांट जिसको हम बोलते हैं जूस एंथेली एल्गी, उसको अपने साथ एक म्यूचुअल रिलेशनशिप में रखता है। लेकिन वो जो प्लांट है उसकी डेथ होती चली जा रही है, क्योंकि थर्मल जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी जो ओशियन का थर्मल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, वहीं पे जो पॉल्यूशन है समुद्र के अंदर बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कोरल के अंदर प्रेजेंट जो जूस एंथेलेई है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो फेड होता जा रहा है, और इसी को हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। फिश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होती दिख रही है। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो क्रॉप फेलियर होगा तो डेफिनेटली फेमाइन जैसी सिचुएशंस भी बढ़ती चली जाएंगी। प्राइसेस डेफिनेटली, जब किसी भी चीज की जो क्वांटिटी कम हो जाती है तो डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारे जो इन्फ्लेशन आ सकते हैं और जो प्राइसेस हैं वो एक तरीके से बढ़ सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात नहीं है। बात करें कि
ऐसे केस में हम क्या क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली हमें रिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जहां पे पहले से फॉरेस्ट है उसको दोबारा से फॉरेस्ट बढ़ा के लगाए जा सकते हैं, या फिर जहां पे फॉरेस्ट नहीं है वहां पे भी फॉरेस्ट ग्रो किए जा सकते हैं। तो ये हम ये कर सकते हैं। कंजर्वेशन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है उसको एटलीस्ट हम कंजर्व करके रख सकते हैं ताकि उसका फर्दर एक्सप्लॉयटेशन ना हो, हमारे कार्बन सिंक जो है वो बने रहे। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट की जाए, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर किया जाए, यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इस तरीके से की जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट होता है उसको वहीं के एब्जॉर्ब कर लिया जाए, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फार्मिंग, या फिर हम बोल सकते हैं मीथेन फार्मिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन फार्मिंग। ये सभी एक ही चीज के अलग अलग नाम हैं। ये इस तरीके से फार्मिंग प्रैक्टिस को किया जाता है जिसमें सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है, और जो कार्बन एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अदर गैसेस है उसको विद इन दैट फील्ड ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एनवायरमेंट में वो एक्सपोज नहीं होता है। रिड्यूस डिफोरेस्टेशन, यानी जो कटिंग है, जो हम अपने रेसिडेंशियल के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं सोचना होगा कि क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है या फिर हमारे फॉरेस्ट। तो उस पर हमें खासा ध्यान देना पड़ेगा। हमें जो फॉरेस्ट की जो कटिंग है उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। बात करें कि जो हमारा मैराइन इकोसिस्टम है, डेफिनेटली हमें मैराइन इकोसिस्टम को भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट पे रखना पड़ेगा। अदरवाइज मैराइन इकोसिस्टम, जैसे कि मैंने अभी बात करी, जो कोरल्स हैं वो 90,000 स्पीशीज को सपोर्ट करता है। अगर कोरल रीफ ही नहीं रहेंगे तो 90,000 स्पीशीज भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस के अंदर में इस तरीके से करना चाहिए कि वो हमारी ओवर फिशिंग ना हो जाए। एक लेवल तक फिशिंग अलाउड होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड जो है ओवर फिशिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए। जनरली हमें ऐसा देखा गया है। यानी मिटिगेशन क्लाइमेट चेंज हमें करने पड़ेंगे। रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, इससे रिलेटेड हमारा जो क्योटो प्रोटोकॉल भी लाया गया था, इससे रिलेटेड हमारे जो किगाली एग्रीमेंट है वो भी लाए गए हैं। सेंडाई फ्रेमवर्क भी कुछ हमारी ऐसे ही बात करता है। योकोहामा भी हमारे कुछ ऐसे ही बात करता है। यानी सभी जो एग्रीमेंट्स और जो कन्वेंशन अभी तक साइन किए गए हैं उनको ठीक से अगर इंप्लीमेंट कर ले तो काफी हद तक हम अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत सारा जरूरत है, क्योंकि एक कंट्री दूसरी कंट्री को जब तक हेल्प नहीं करेगा, मान लीजिए कि एक कंट्री अपना पॉल्यूशन करता जा रहा है और वहीं पे दूसरा उसका पड़ोसी कंट्री पॉल्यूशन को कम करने के लिए पूरे एफर्ट डाल रहा है, तो उसका जो एफर्ट है वो सब जीरो हो जाएगा अगर उसका साथ वाला कंट्री जो है वो दबा के, यानी पूरे अपने मैक्सिमम एफर्ट पे वो अपना पॉल्यूशन एमिट कर रहा है। यानी अगर हम एक छोटे से एग्जांपल से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो इंडिया का जो पर कैपिटा एमिशन है वो है 2.3 टन पर कैपिटा। वहीं पे अगर हम यूएसए की अगर हम बात करें तो 19.2 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर कैपिटा। यानी इंडिया का एक पर्सन 2.3 टन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रेस्पॉन्सिबल है पर ईयर। वहीं पे हमसे काफी टाइम्स गुना कम पॉपुलेशन में यूएसए हमसे कई गुना ज्यादा टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करता है। यानी यूएसए का एक पर्सन, यानी वन पर्सन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 19.2 टन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इन यूएसए, whereas in India only we are actually responsible for the production of the 2.3 tons carbon dioxide emission per year per person। डेफिनेटली एक घबराने वाली बात है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ भी नहीं सोच रही हैं दूसरी कंट्रीज के बारे में, अपने डेवलपमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही हैं और वो एक पीक लेवल तक अपना पॉल्यूशन बढ़ाती जा रही हैं। चाइना जैसी कंट्रीज, ये यूएसए जैसी कंट्रीज, रशिया जैसी कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन, ये सब पॉल्यूशन बढ़ाने में एक टॉप रैंक पे आती हैं। डेफिनेटली इंडिया भी थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हमारी वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन है, जो कि सिर्फ वर्ल्ड का 4.6% पॉपुलेशन करती है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। वहीं पे जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो हमसे कहीं ज्यादा पॉल्यूशन एमिट कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं मेंस का, 250 वर्ड्स में, इसको ट्राई कीजिएगा। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बन सिंक इन रेगुलेटिंग अर्थ टेम्परेचर एंड द इंपैक्ट ऑफ देयर डिटीरिएशन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। What measures can be implemented at local, national
इंटरनेशनल लेवल टू रिस्टोर एंड एनहांस दीज नेचुरल प्रोसेसेस। इस क्वेश्चन को 250 वर्ड्स में एक बार लिखने के लिए ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।